हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 जो आपका है एक्सरसाइज 4.3 का शेष प्रश्न हल कर लेते हैं। देखें, इसका हम लोग पहले पढ़ाई कर चुके हैं 9वें प्रश्न तक। आज 10वां प्रश्न देखते हैं और वह 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ पर देखें कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटे का कम समय ले रही है। ये तो प्रश्न की स्थिति हो गई। आगे हम पढ़ते हैं कि जो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल है वह सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ से प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करेंगे। प्रश्न की शुरुआत रेलगाड़ियों की चाल से होगी। रेलगाड़ी की जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है वह 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी गाड़ी की चाल क्या होगी? एक्सप्रेस गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। तो आइए हल कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि माना एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों आप ध्यान देंगे, हमने एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या मान ली है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारी दूसरी गाड़ी जो है तथा करके दूसरी गाड़ी जो है वह सवारी गाड़ी की है। सवारी गाड़ी तथा सवारी गाड़ी की चाल बराबर, अब क्या है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है किससे? सवारी गाड़ी की चाल से। तो हमारी सवारी गाड़ी अगर हम इसको भी x किलोमीटर दे देते हैं चाल तो दोनों की चालें बराबर हो जाएंगी। अब हमें करना क्या है कि इसकी 11 ज्यादा होनी चाहिए। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से अगर हम 11 कम कर देते हैं तो ये चाल जो एक्सप्रेस की गाड़ी की चाल है वह 11 किलोमीटर बढ़ जाएगी और ये क्या होगी? 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। अब देखिए, हमने रेलगाड़ियों की चाल को मान लिया। अब हमारा प्रश्न कहाँ जा रहा है कि जो दो स्टेशनों के बीच की दूरी मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, उसको तय करने में समय दोनों गाड़ियां कितनी लगा रही हैं ये निकाल लेते हैं। तो इसलिए 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा, कौन सी गाड़ी बच्चों? एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर। बच्चों आप ध्यान देंगे, समय कहां से निकलता है? समय निकलता है दूरी बटे चाल से। तो दूरी आपकी कितनी है? 132 किलोमीटर। तो ये हम 132 लिख लेते हैं। बटे चाल कितनी है? कौन सी गाड़ी की? एक्सप्रेस गाड़ी का। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हमने क्या मान रखी है? x किलोमीटर। तो यहाँ बटे में x रख देंगे तो दूरी बटे चाल बराबर समय आ जाता है इतना घंटे। बच्चों आपको ध्यान देना है। अब इसी प्रकार 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब हमारे पास दूसरी गाड़ी क्या है? सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान देंगे कि सवारी गाड़ी कितना समय लगाएगी। तो सवारी गाड़ी कितनी दूरी जा रही है? 132 किलोमीटर की दूरी जा रही है। तो 132 किलोमीटर बटे चाल इसकी क्या है? सवारी गाड़ी की चाल x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी बटे चाल हमने रख दिया तो इतना समय आ गया घंटे में, ये बना सवारी गाड़ी का समय। तो आप बच्चों ध्यान देंगे
कि हमारे पास एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हमने मान रखी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं पे सवारी गाड़ी की जो चाल थी वह x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी थी उसको तय करने में एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेगी, 132/x घंटे लेगी, जो कि दूरी बटे चाल से समय निकल आता है। इसी प्रकार से आपका 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी गाड़ी कितना टाइम लगाएगी, वह 132/x माइनस 11 घंटे लगाएगी, जो कि 132 दूरी है और चाल। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, जब कभी भी समय निकालना हो तो वह समय, दूरी और चाल में जो संबंध होता है वह हम निकालते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके, इस संबंध का यूज करके हम लोग किसी भी वस्तु की समय, दूरी तय करने में किसी वस्तु द्वारा, किसी कार द्वारा या किसी गाड़ी द्वारा लगा समय जो होता है उसके द्वारा चली गई दूरी बटे उसकी चाल से आ जाता है। तो अब हम यहाँ देख लेंगे कि हमारा जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह इस दूरी को तय करने में सवारी गाड़ी से 1 घंटे को कम समय लगाती है। तो प्रश्न पे चले जाते हैं। तो प्रश्नानुसार या तो आप इसको शर्तानुसार भी कह सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम ये दोनों समय, पहली गाड़ी जो 132/x घंटे लगा रही है और दूसरी सवारी गाड़ी जो लगा रही है 132/x माइनस 11 घंटे लगा रही है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम है। तो कौन सा कम है इसमें से, ये वाला कम है आपका 132/x। तो ये क्या है, 132/x माइनस 11, अर्थात ये सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय 1 घंटे अधिक है। ये कम होगा तो ये अधिक होगा। तो हम बराबर कैसे करेंगे, ये समान हो जाने चाहिए। तो जो अधिक है, ये अधिक है तो इसमें से हम 1 कम कर देंगे। 1 घंटे अगर हम इसमें कम कर देंगे तो ये दोनों समय बराबर हो जाएगा। अब ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। इस तरीके से अब इसे हमें हल कर लेना है। तो आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम यहाँ 132/x को ऐसे लिख लेते हैं, बराबर यहाँ हम बटे 1 मानते हुए या समझते हुए x माइनस 11 और 1 का एलसीएम लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 के साथ बच्चों किसी भी पद का एलसीएम जो होता है वही पद रह जाता है, अर्थात x माइनस 11 ही रह जाएगा। अब यहाँ अगर हम ये प्राप्त एलसीएम में ये पहले हर से जो कि x माइनस 11 है, इसका अगर हम यहाँ भाग कराएंगे, विभाजन कराएंगे, तो क्या आएगा, हमें 1 प्राप्त होगा। 1 से जब हम 132 में गुणा करा देंगे तो 132 ही रह जाएगा। अब आगे अगर हम यहाँ के हर 1 से इस एलसीएम में भाग देते हैं तो क्या आता है, आपको यही रह जाएगा। 1 से हम किसी भी संख्या को काटेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 1 से हम किसी भी पद को काटेंगे तो वही पद रह जाएगा। तो ये x माइनस 11 का गुणा हम क्या करा देंगे, ऊपर -1 में। तो -1 का गुणा जब x के साथ होगा तो माइनस का 1x, और -1 का जब -11 में गुणा होगा तो +11 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमें ऐसा समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे कि आगे हम वज्र गुणन करा लेते हैं, तिरछा गुणा। तो जब 132 का x में गुणा होगा तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, 132 का x में गुणा तो 132x मिला। फिर 132 का -11 में गुणा कराते हैं तो आप कर लीजिए 11 दूनी के 22 और 11 तिया के 33। 33 में ये 22 का 2 जब कैरी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड होगा तो 35 की 5 बन जाएगा। और 11 एकम 11 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो हमें 14 मिल जाता है। तो इस प्रकार से 1452 132 और 11 का गुणा प्राप्त हुआ। अब इधर का जब गुणा हो गया तो हम क्या करेंगे, इस x का और इस पद के साथ गुणा कराएंगे। तो अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो x का गुणा 132 में तो 132 का x, और ये x का गुणा -x में तो -x², और x का गुणा +11 में तो +11x। तो इस तरीके से बच्चों हमें समीकरण की लाइन प्राप्त हुई। आगे हम हल करते हैं। तो सारे पदों का पक्षांतर हम
एक और कर लेते हैं बाईं ओर और दाहिने पक्ष को शून्य कर लेते हैं। तो आप देखिए कि ये 132x है। अभी यहाँ आप देखिए कि ये जो 132x समान पद है, समान चिन्ह के साथ, लेकिन इनका पक्ष जो है वह अलग अलग विपरीत पक्ष है। और जब ऐसे पद दो समान पद विपरीत पक्षों में समान चिन्ह के साथ होते हैं तो वह एक तरफ आके एक प्लस होगा एक माइनस, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचता है अब उसी पे हम काम करेंगे। आपका ये -x² इधर पक्षांतर होके आएगा तो प्लस का x², और ये प्लस का 11x इधर पक्षांतर होके आएगा दाहिनी ओर से बाईं ओर तो -11x, और ये आपका तो इधर ही है बाईं ओर -1452 बराबर का क्या बचा बच्चों, 0। तो इस तरीके से हमें समीकरण की लाइन प्राप्त हो गई। हमारे पास समीकरण क्या है, x² -11x -1452 अर्थात 1452। अब इस समीकरण को हमें हल कर लेना है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास तरीके कई हैं। आप चाहे पूर्ण वर्ग विधि से करें या तो गुणनखंड विधि से करें या तो फिर द्विघाती सूत्र, जो भी आपको आसान लगता है वो कीजिए। तो हम यहाँ पर गुणनखंड द्वारा इसका हल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 1452 का खंड किया जाए कि हमें घटाने से 11 आ जाए। बच्चों हमने बार बार आपको बताया है कि ये जब अंतिम पद माइनस होता है तो बीच वाला जो संख्या होती है पद का वह हमें घटा करके इसके खंड से लाना है। तो 1452 का खंड घटाने पे 11 आ जाए तो क्या होगा, तो आप देखिए तो 1452 का खंड हम यहाँ कर लेते हैं 1452। तो ये पहले बच्चों 2 से कटता है, तो 2 से काटने पर 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ 363 ये 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 दूना और 3 एकम। इस तरीके से अब ये 11 से कटने वाला है 11 बार और फिर 11 एकम 11। तो इस तरीके से बच्चों जो हमें खंड प्राप्त हुआ इसी में से हमें वह संख्या प्राप्त करनी है कि जहां से गुणा करने पर 1452 आ जाए और घटाने पर हमारे पास क्या मिल जाए, 11 मिल जाए। तो आप देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 ग्रामा 44 और ये 11 तिया 33। जब हम गुणा करते हैं तो इस तरीके से आप पेयर ढूंढ सकते हैं जो भी गुणनखंड में जरूरत पड़े। तो देखें 44 और 33 का गुणा हमें 1452 मिल जाएगा, लेकिन जब हम 44 में से 33 घटाएंगे तो हमें 11 भी मिल जाएगा। इसलिए हम जो खंड लेंगे वह 44 गुणे 33 का खंड लेंगे। तो आइए इसको कर लेते हैं। अब हम क्या मिला, हमें 44 और 33 का खंड प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं ये जो हमारे पास समीकरण है इसका हम खंड x² को x² ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें -11x चाहिए तो हमें 44 और 33 में बड़ा पद जो 44 है उसको माइनस करना पड़ेगा और प्लस 33x। तो इस तरीके से आपका -11x -44 और प्लस 33 में बढ़ गया, जो हमें प्राप्त हुआ था 1452 के गुणनखंड से। और अगला पद जो है -1452 हम ऐसे लिख देंगे बराबर के 0। तो अब हम इन 4 पदों में 2-2 पद में कॉमन देखेंगे। तो पहले 2 पद में कॉमन x मिलता है तो x -44 मिल गया। अगले 2 पद में कॉमन देखते हैं तो प्लस 33 का कॉमन होगा तो यहाँ x माइनस फिर से 44 आ जाएगा। आप करेंगे। अब देखिए इन 2 पदों में x -44 और दूसरा जो हमें खंड प्राप्त होगा x और प्लस 33 बराबर 0। तो बच्चों हमारे पास 2 खंड प्राप्त हो गए, एक तो है x -44 और दूसरा है x प्लस 33। तो अब इन खंडों की तुलना हम 0 से करा लेंगे। तो इन खंडों की तुलना जब 0 से कराएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलता है, जब इसलिए x -44 के बराबर 0 तो x के बराबर 44। तो बच्चों एक पद तो हमें x बराबर 44 मिल जाता है। अब हमारे पास दूसरा भी खंड है तो उसे भी करके देख लेते हैं। तो तथा जब x प्लस 33 के बराबर 0 तो x के बराबर -33। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए
कि हमारा x का एक मान 44 जो आया है वह धनात्मक आया है प्लस में, और दूसरा जो आया है वह ऋणात्मक माइनस में आया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो किसी गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो किसी गाड़ी की चाल माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हम इस पद को क्या लिख देंगे, अमान्य हो जाएगा। इसको लिया नहीं जाएगा, ये हो नहीं सकता, इसलिए ये अमान्य पद है। तो हम x बराबर 44 ले लेंगे। तो अब x बराबर 44 से, x बराबर 44 से हमने x बराबर 44 ले लिया। तो हमने x क्या मान रखी थी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर, हमने x माना था तो बच्चों x की जगह हम क्या ले लेंगे, 44। तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास दूसरी गाड़ी की भी चाल निकालनी है जो कि सवारी गाड़ी है। तो सवारी गाड़ी की चाल तथा करके लिख देंगे, तथा सवारी गाड़ी की चाल बराबर, हमें क्या है, x माइनस 11 है तो x की जगह हम 44 ले लेंगे माइनस 11। तो हमें मिलता क्या है बच्चों, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमें वो प्राप्त हो जाता है। कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या होगी। तो अतः दोनों रेलगाड़ियों की अभीष्ट चाल, अतः दोनों रेलगाड़ियों की अभीष्ट चाल क्रमशः पहली गाड़ी की 44 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी गाड़ी की 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से ये आसान तरीके से आप बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। बच्चों अब हम अगला प्रश्न संख्या 11 हल कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या है, दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का जो अंतर है वह 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होंगी। तो बच्चों ध्यान देना, हमारे पास दो वर्ग हैं और उनके क्षेत्रफल और उनके परिमाप पर क्वेश्चन बन रहा है। तो हम क्षेत्रफलों पे चलते हैं। पहले तो देखिए हम इसे दोनों वर्गों को अलग अलग भुजा से मान लेते हैं। माना अब हमारे पास ध्यान देंगे दो वर्ग हैं, अगर इनके परिमापों का अंतर आ रहा है तो जरूर एक बड़ा वर्ग होगा एक छोटा वर्ग होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस वजह से कि उन वर्गों को एक छोटा और एक बड़ा करके मानेंगे। तो हमारा माना कि बड़ा वर्ग, ये आपका प्रश्न संख्या 11 होगा। प्रश्न संख्या 11 है एक्सरसाइज 4.3 का। एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 11 है। तो देखिए माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर, भाई हमारे पास दो वर्ग हैं तो एक को बड़ा हम मान लेते हैं, तो बड़े वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं कि हमारा x मीटर का है। x मीटर हमने मान लिया, हमारे बड़े वर्ग की भुजा x मीटर है। तथा छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं। छोटे वर्ग की भुजा बराबर जो है वह y मीटर हम मान लेते हैं। तो हमारे छोटे वर्ग की भुजा y मीटर हो गई। तो अब बच्चों हमारे पास आकृति कौन सी है, वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसलिए प्रथम शर्तानुसार तो हमारे पास जो पहली शर्त है वह है इनके वर्गों का योगफल, इनके क्षेत्रफलों का, वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो पहले वर्ग की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का
जो भुजा है वह एक्स वाई है, तो इसका क्षेत्रफल इसी प्रकार से वाई स्क्वायर। अब दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए, 468 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसको हम समीकरण 1 रखेंगे। बच्चों अब हम दूसरा कर लेते हैं, दूसरी शर्त को लेते हैं। तो दूसरी शर्त अनुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर। बच्चों हमारे पास आकृत वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी है पहले की, ये 4x है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सॉरी x है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4x। पहले वर्ग बड़े वर्ग का परिमाप 4x और छोटे वर्ग का परिमाप इसी प्रकार से 4y। अब जब बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग का परिमाप घटाएंगे तो कितना हमें मिलना चाहिए, 24 मीटर आना चाहिए। तो ये द्वितीय शर्त यही कह रहा है। तो हमने इसको कम कर दिया, बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग का परिमाप कम करने पर 24 आ जाना चाहिए, ताकि शर्त यही है। अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ 4x 4y और 24 है, तो ये तो सब सरल हो सकते हैं, 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो दोनों ओर 4 का विभाजन करने पर हमें जो मिलता है x माइनस वाई के बराबर 24, 4 से 24 कटता है 6। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाता है। लेकिन अभी हम इसको दूसरा समीकरण नहीं देंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं। तो यहाँ माइनस वाई के बराबर क्या आ जाता है, 6 माइनस x। तो अगर हम यह माइनस हटाना चाहेंगे तो दोनों ओर माइनस का भाग कराने पर ये तो प्लस का y बन जाता है, बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का 6 हो जाएगा। चिन्ह इसके बदल जाएंगे, ये प्लस होगा, इसको हमने पहले लिख दिया, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये बाद में हमने ऐसे लिख दिया, सॉल्व की व्यवस्था की है। तो ये हमारा हो गया समीकरण संख्या 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे कि यहाँ जो y है, y की जगह हम ये समीकरण 2 से y का मान रख देंगे। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में हमने x स्क्वायर ले लिया और ये प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, x माइनस 6 का स्क्वायर। हमने इस y की जगह यहां से x माइनस 6 रख लिया, बराबर 468। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा प्राप्त हुआ, तो इसे हम और सरल कर लेते हैं। तो हमारा ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, और ये प्लस जब इसका वर्ग होगा तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 12 का x और प्लस 36 और बराबर 468। तो बच्चों ये लाइन हमें प्राप्त हुई, इसे और सरल करते हैं। तो ये x स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 12x है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस 12x, और ये प्लस 36 को भी लिख लेते हैं, और 468 जो है ये दाहिनी ओर, इसका बाईं ओर पक्षांतर करते हैं तो माइनस 468 हो जाता है, बराबर हमारा क्या बनता है बच्चों, 0। तो इस तरीके से हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर, ये माइनस 12x हम ऐसे लिख लेंगे। 36 में से 468 जाता है बच्चों, जब बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना हो तो सबसे पहले तो आप चिन्ह माइनस का लगा ले और उल्टा घटा के लिख दीजिए। 8 में से 6 जाता है 2, और यहाँ 6 में से 3 जाता है तो 3, तो इस प्रकार से 432 आ जाता है, बराबर 0। अब हमें देखिए यहाँ 2 प्राप्त है, माइनस 12 प्राप्त है और 432, सभी संख्याएं सम है, 2 से कट जाएंगे, तो 2 से काटने पर ये सरल हो जाएगा, तो हमारा समीकरण कुछ छोटा हो जाएगा। तो 2 से भाग देने पर हमें क्या मिलता है, x स्क्वायर माइनस का 6x और ये माइनस का 216 बराबर 0। तो बच्चों अब हमें 216 का खंड चाहिए, जहां से क्या आ जाए, 6 आ जाए घटाने पर, तो 216 का खंड हमें पास क्या होगा, 18 गुणे 12 का होगा। देखिए 12 8 96,
और 12 में 1 का गुणा करते हैं तो 12 और 12 9 21। तो इस प्रकार से 216 का खंड 12 और 18 मिल जाता है, और 18 में से जब 12 जाएगा तो हमें 6 भी मिल जाएगा। तो हमें 216 का खंड कौन सा लेना है, 12 और 18 लेना है। तो यहाँ आप देखिए कि x स्क्वायर, अब इसे हमें बांटना है, किसमें बांटेंगे, 18 और 12 में। हमें माइनस का 6 चाहिए, तो -18, बड़ी संख्या को माइनस कर लेंगे और प्लस का 12, छोटी संख्या को प्लस कर लेंगे। तो देखें 12 में से जब 18 जाएगा तभी तो माइनस का आएगा, और ये -216 बराबर 0। अब इन दो पदों में हम कॉमन देखते हैं, तो x आता है हमारा कॉमन, तो x -18 प्राप्त हो जाता है। और अगले दो पदों में +12 कॉमन लेते हैं, तो x -18 प्राप्त हो जाता है बराबर 0। इस तरीके से x -18 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x + 12 हमें गुणनखंड मिल जाता है। तो हमारे पास बच्चों गुणनखंड प्राप्त है। अब हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों की तुलना 0 से कर लेंगे। तो x -18 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाता है बच्चों, +18। और जब x + 12 दूसरा तुलना, हम दूसरे खंड की तुलना x + 12 बराबर 0, तो x बराबर -12 आ जाता है बच्चों। तो आपको ध्यान देना है, x हमने क्या मान रखी है, किसी वर्ग की भुजा है, तो भुजा की लंबाई तो हमेशा प्लस में होती है, इसलिए ये माइनस हो नहीं सकता। तो हम इसे क्या बता पाएंगे कि ये अमान पद हो गया, इसको हम नहीं मानेंगे या तो नहीं लेंगे। तो हमें क्या लेना है, x बराबर 18। अब x का मान तो हमें आ गया, लेकिन हमें दूसरे वर्ग की भुजा जो है वह y से निकालना है। तो y हमें कहाँ से निकल आएगा, समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 2 से यहाँ लिख देते हैं, ये समीकरण 2 से हम यहाँ करते हैं y बराबर x है, x की जगह इस 18 को रख लेते हैं, तो 18 और ये -6, तब y बराबर हमें क्या मिलता है बच्चों, 12। तो y का मान 12 आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि x का मान +18, y का मान, तो इस तरीके से हमें x का मान 18 और y का मान जो 12 प्राप्त है। यहाँ से हम बड़े वर्ग और छोटे वर्ग की भुजा x और y की जगह इन मानों को रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए यहाँ कर लेते हैं, देख लीजिए आप कि हमारा, इसलिए बड़े वर्ग की भुजा बराबर, तो बड़े वर्ग की भुजा बराबर, बड़ा वर्ग आपका कितना है, x माने हो, तो x का मान लाके रख दीजिए। तो x का मान जो धनात्मक प्राप्त हुआ है वह 18, तो यहाँ 18 रख देते हैं, तो 18 मीटर आ जाता है। तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर, छोटे वर्ग की भुजा y है, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, 12 मिला है। तो इस तरीके से हम यहाँ 12 रख लेंगे, ताकि छोटे वर्ग की भुजा y है, तो y की जगह हम 12 रख देते हैं, तो 12 मीटर हो जाता है। तो यही हमारा आंसर, यही उत्तर होगा प्रश्न का। अतः दोनों वर्ग की भुजाएं हमें मिल जाती हैं।